अब एवेंजर्स एंड गेम के खत्म होने के बाद सब फैंस को ये बात लगी थी कि भाई अब आगे क्या होगा। टोनी स्टार तो मर चुका है, कैप्टन अमेरिका बूढ़ा हो चुका है, ब्लैक विडो मर चुकी है, हॉकर रिटायरमेंट ले चुका है, हल्का तो हाथ ही टूट गया और थॉर अब अगली जर्नी पे निकल चुका है। तो आगे होगा क्या? क्या मार्वल स्टूडियो कुछ अच्छा कर पाएगा? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन था फैंस के लिए। और जब वांडा विजन रिलीज हुआ तब समझ में आया कि अब तो और कुछ मजेदार होगा। नमस्कार सभी को। तो इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है जो लेट्स टॉक यूनिवर्स का नहीं है। ये एक नया सेगमेंट होगा जो हम लोग बाद में करेंगे। ये जो रिव्यू है ये आज हम लोग वांडा विजन का करेंगे। अब बेसिकली वांडा विजन जस्ट लास्ट के लास्ट वीक कंप्लीट हुआ है और हम लोग ये सोच रहे थे कि आखिर मतलब इसके बारे में क्या बताएं, क्योंकि मार्वल का जो फेज 4 था वो बना था 2020 में, पर पेंडेमिक की वजह से सब चीज क्लोज हो गई और गनीमत शूटिंग्स वगैरह जो थी सीरीज की, जो सीरीज मतलब डिज्नी प्लस पे देखने को मिल सकती है वो कंप्लीट हुई और उसके साथ ही वांडा विजन जो था वो फिर एक नया शो शुरू हुआ जो बेसिकली जिसके मेन लीड है वांडा मैक्सिमोफ और विजन। अब आपको जैसे पता ही होगा कि एवेंजर्स एंड गेम के एंडिंग में सब के सब हीरोज जो हैं वो वापस आ जाते हैं। तो स्पॉइलर उनके लिए जो लोग नहीं देखे हैं एवेंजर्स एंड गेम, जिन लोग नहीं देखे हैं वो लोग पत्थर के नीचे सो रहे होंगे शायद। तो बेसिकली यही है कि ये जो शो है वो काफी मतलब ऐसा दिखता तो है कि काफी बढ़िया है, पर इसमें बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लेक्स चीजें हैं जो हम लोगों को समझ, एक इसे कह सकते हैं एक मेटा शो है कि मतलब एक शो है जो हम लोग देख रहे हैं और ये लोग इसके अंदर एक शो क्रिएट करके रखे हुए हैं। क्योंकि जब ये स्टार्ट होता है तो हम लोग देखते हैं कि जो पूरा शो है वो सिटकॉम की तरह चल रहा है, जो अमेरिकन सिटकॉम्स होते थे 1950s 60s 70s 80s, या फिर अभी जो सिटकॉम्स में दिखाया जाता है कि पीछे में मतलब लोग हंस रहे हैं और एक लाइव ऑडियंस के सामने में ये सब चल रहा है। तो मतलब ऐसा टाइप का हम लोग देखते हैं पहले 2 एपिसोड में, लेकिन तीसरे एपिसोड के बाद में ये एक सिटकॉम से चेंज होके अचानक से एक बहुत ही मेटा टाइप का शो बन जाता है जिसमें हम लोग ये देखते हैं काफी सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। मतलब एक तरीके से समझ सकते हैं मिस्ट्री टाइप का है जो लास्ट एपिसोड तक चलता है और लास्ट एपिसोड में फाइनली कंक्लूड होता है। अब बहुत सारे लोगों को शायद लास्ट एपिसोड उतना पसंद नहीं आया होगा, क्योंकि उन लोगों के एक्सपेक्टेशंस और जो थ्योरीज थी वो मीट नहीं करी। बेसिकली होता ये है कि जो डिज्नी प्लस के शोज हैं, जैसे ये मार्वल के शोज हैं या स्टार वॉर्स के शो हैं, वो बेसिकली वीक टू वीक रिलीज होते हैं। जैसे एक शो का एक एपिसोड कंप्लीट हुआ तो आपके पास एक वो थ्योराइज करने का, उसके बारे में और जानने का कि आगे क्या हो सकता है, आगे कैसे जाएगा, अलग अलग अपनी स्टोरीज आप क्रिएट करते रहते हो। और फिर बाद में मतलब ऐसा हुआ था कि ये शो जो है मतलब कोई उतना ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया था इस शो से कुछ भी। इन जनरल बस वही सोचते थे कि हाँ ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का मार्वल शो होगा, क्या ही मतलब उतना डिफरेंट दिखाएंगे ये लोग। और अल्टीमेटली जब ये शो देखा गया लोगों द्वारा तो ये पता चला कि नहीं ये बहुत ही मतलब डिफरेंट टाइप का शो है। हाँ बहुत ज्यादा मतलब इंसेप्शन जितना कॉम्प्लेक्स नहीं है, लेकिन काफी डिफरेंट है और काफी यूनिक भी है। तो हाँ अगर एक्सपेक्टेशंस आपकी नहीं भी मतलब मीट करी उस चीज को, मतलब आप जैसे चाहते थे कि ये शो खत्म होना चाहिए, अगर वैसा नहीं भी हुआ तो भी मुझे ऐसा लगा कि एज अ स्टोरी वाइज जो मतलब शुरू से लेकर आखिरी तक अगर आप देखेंगे अगर फिर से, क्योंकि हम लोगों ने फिर से बिंज किया इसको, बहुत छोटे छोटे एपिसोड थे, ज्यादा नहीं 20 मिनट के एपिसोड थे। तो बेसिकली जो शुरू से लेकर लास्ट तक मैंने देखा तो ऐसा लगा कि हाँ ये कंप्लीट स्टोरी है और बहुत ही अच्छे तरीके से इसे बनाया गया है। हाँ, ऐसे अगर देखा जाए तो ये शो सच में बहुत बढ़िया था, क्योंकि यहाँ से पूरी स्टोरी है 2 ही हीरोज के बीच में इर्द गिर्द घूम रही है। तो थोड़ा ऐसा लगता नहीं है कि भैया कि ऐसा कुछ स्पेशल कर रहे हैं कि वांडा और विजन कोई ऐसे बड़े खास तो कैरेक्टर थे नहीं, जब तक ये शो खत्म नहीं हुआ तब तक के लिए। तो क्योंकि इससे पहले जितनी मूवी में हमने देखा, विजन के पास खासियत ये थी कि उसके पास माइंड स्टोन था, और एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के एंडिंग तक तो मतलब ऐसा वाहियात टाइप का लगा मुझे कि उसके पास पावर्स होते हुए भी उसको कुछ यूज नहीं करता, बस हर बार रोने धोने की एक्टिंग कर रहा है। तो इसलिए मेरे को इतना पसंद नहीं आता था। लेकिन ये स्टोरी में ज्यादा अच्छा टाइप का लगा मुझे इसका देखना। सिटकॉम्स की तरह चला या फिर चेंज होता रहा बार बार कहानी। फिर एक तरफ हमें ये भी पता चला कि हाँ भाई ये कहानी जो है एक्चुअली में देखे तो एवेंजर्स एंड गेम के होने के 3 हफ्ते बाद की कहानी है। तो हाँ अब ये बात तो है कि हमें कुछ पुराने कैरेक्टर्स भी दिखने मिल सकते हैं इसमें। तो कुछ पुराने कैरेक्टर जैसे जिमी वू, ये हमें एंटमैन एंड द वास्प में दिखा था। अब ये था एक एफबीआई एजेंट, इसमें भी एफबीआई एजेंट ही है, कोई इतना बड़ा खास नहीं है। और एक कैरेक्टर जिसे हमने कैप्टन मार्वल में देखा था एक बच्चे के रोल में, अब वो एक बड़ी हो चुकी है बच्ची और उसका नाम है मोनिका रैम्ब्यू। अब रैम्ब्यू जो भी है, रेनबो, आई थिंक रेनबो है। पता नहीं क्या नाम है वो भी। रैम्बो होगा और, शायद, मेरे ख्याल से रैम्बो 1 2 3 टाइप। और एक एक कैरेक्टर जो हमें थॉर में देखने मिलती है, डार्सी। अब ये कैरेक्टर हमने कहीं इसके थॉर द डार्क वर्ल्ड के बाद कभी देखा ही नहीं है, उसके बाद हमें कभी दिखी नहीं है, कहाँ गई पता नहीं। पर फाइनली अब जाके ये कहानी में आई।
अब थॉर द डार्क वर्ल्ड में जब हमने देखा था तो ये कुछ दूसरे सब्जेक्ट के बारे में पढ़ती थी, और यहाँ पे आते आते कुछ अलग ही सब्जेक्ट के बारे में इसके जानकारी हो गई थी, तो थोड़ा सा कैरेक्टर वियर्ड लगा, लेकिन फोकस करने लायक नहीं है बात। अब कहानी एक देखे तो जैसे हमने जस्टिस लीग पुरानी वाली देखी थी जो 2017 में रिलीज हुई थी, अभी जैक स्नाइडर की फिर से रिलीज हो रही है, तो उसमें देखा था हमने पूरा एक डोम बड़ा सा बंद कर दिया था स्टेफन वुल्फ ने, जहाँ के जिसके अंदर ही सारे हीरोज लड़ रहे हैं। यहाँ भी कुछ वैसे टाइप का था, एक तो बड़े से डोम के अंदर वांडा ने लोगों को बंद करके रखा था। अब वो डोम के अंदर घुसना सीरियसली बहुत मुश्किल था, बट फिर भी जैसे तैसे करके लोग घुसे, और बहुत सी कहानियां उस पर चलती रही, मजेदार रहेगी। इसलिए हम लोगों को ये शो बहुत पसंद आया, और ये तो अभी तक नॉन स्पॉइलर हम लोग आपको बता रहे थे कि ये शो कितना अच्छा है और आपको देखना चाहिए, एटलीस्ट ट्राई करना चाहिए कि ये मतलब कुछ नया टाइप का है मार्वल की तरफ से। अब आप एक बार में इसको पूरा देखोगे तो आप क्या पता शायद उतना पसंद ना करो, क्योंकि हम लोगों ने वीक टू वीक देखा है। जब से ये रिलीज हुआ है तब से लेकर अभी तक हम लोग हर वीक वेट करके देखते थे कि आखिर आगे क्या होगा, तो हम लोग का एक्सपेक्टेशंस काफी हाई था। पर ओवर इन ऑल मतलब बहुत ही मतलब डिफरेंट टाइप का है मार्वल के द्वारा, तो आपको काफी पसंद आएगा, इसे जरूर चेकआउट कीजिए। और पोस्ट क्रेडिट सीन के लिए जरूर रुकना, क्योंकि हर मार्वल की फिल्म या फिर सीरीज में पोस्ट क्रेडिट सीन तो होता ही है। तो फाइनली अब नॉर्मल बातें तो हो गई है, चलिए अब हम स्पॉयलर्स की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेफिस्टो की, जो इस सीरीज में नहीं है, और उसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज के बारे में जो भी इस सीरीज में नहीं है, और उसके बाद हम लोग बात करते हैं वोंग की, जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज में हमको दिखा था और वो भी इस सीरीज में नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग 10 प्रकार के जो अलग अलग थ्योरीज लगा के रखे थे कि एक्समैन देखने को मिलेंगे या फिर म्यूटेंट्स देखने को मिलेंगे, वो भी इस सीरीज में नहीं है। तो इस सीरीज में बेसिकली कोई ऐसा कैरेक्टर नहीं है जो मतलब हम लोग थ्योरी बना के जो इतना सारा रखे थे उससे कोई हो। ये एक पर्सनल स्टोरी है, इन जनरल वांडा की स्टोरी है कि एक बहुत ज्यादा ग्रीफ में जो रहती है, बस उसको वो हेक्स के रूप में क्रिएट कर देती है। हेक्स एक मतलब वही, और जैसे आदर्श ने बताया, एक डोम की तरह, और यही डोम एक्सपांड होके वो बन जाता है, क्या बोलते हैं, एक वर्ल्ड बन जाता है, एक दूसरा एक डिफरेंट टाइप का सिटकॉम वर्ल्ड क्रिएट कर देता है। और ये मतलब ये पता चलता है कि ना वांडा के पास और भी बहुत सारी ताकत है, इतनी ज्यादा ताकत है कि वो आराम से थेनोस को हरा सकती थी, पर वही है कि मतलब उस टाइम उसे पता नहीं था। बस इतना ही था कि भैया हर मार्वल मूवी में चाहते कि मतलब हर एवेंजर्स मूवी का ये रहता है कि आखिरी में जाकर टोनी स्टार्क ही बचाना चाहिए लोगों को, क्योंकि वो मेन हीरो है। तो ऑब्वियस ही बात है। अब ये बात ना मार्वल की मूवीज की सबसे बढ़िया क्या रहती है कि स्टोरी को एकदम सिंपल रखते हो लोग। डीसीयू टाइप पे एकदम टफ करने की कोशिश नहीं करते कि आप जब तक कॉमिक्स आप पढ़े नहीं तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि एक्चुअली में ये कैरेक्टर था क्या। यहाँ पे क्या सिंपल वे में एकदम चलाते रहते स्टोरी को, कि आप जितने भी थ्योरी आप लेके आएंगे उसे कोई मतलब नहीं है, शांति से शो को देखिए, आपको मजा आ जाएगा। यही था कि हम लोगों को एक नया कैरेक्टर देखने को मिलता है, जिसे इस सीरीज के स्टार विजन यानी कि पॉल बेटनी ने टीज किया था, एक तरीके से बताया था कि मतलब ये आखिरी में आएगा और इसके साथ में मतलब मेरा इंटरेक्शन होने वाला है, काफी टाइम से मैं इसके साथ में काम करना चाहता था। और वो और कोई नहीं बल्कि वो खुद ही रहते हैं, यानी कि वो खुद का ही रोल कर रहे हैं, व्हाइट विजन का रोल कर रहे हैं, जो एंटी विजन मैं कहूंगा, क्योंकि मुझे काफी अच्छा लगता है नाम एंटी विजन, जो कि विजन से लड़ाई करता है। अब बेसिकली अगर हम देखें तो एक तरीके से वो ट्रोल कर दिए थे सबको, और बहुत मजा आया। मतलब इन जनरल मतलब पॉल बेटनी को व्हाइट कलर के पूरा विजन में और प्लस नॉर्मल विजन के रूप में देखने को काफी मजा आया। और दोनों के बीच की जो लड़ाई थी, मेरे ख्याल से अब तक की मेरी देखी हुई जितनी भी मतलब पावरफुल लोगों के बीच में जो लड़ाई होती है, उसमें मोस्टली यही होता है कि वो लोग इतना लड़ाई करते हैं कि बाकी जितने आसपास की चीजें रहती है सब तबाह हो जाती है। ये बेसिकली इतनी बेहतरीन लड़ाई थी कि मतलब जब पता है कि ये दोनों के दोनों रोबोट है और दोनों के दोनों बहुत ही इंटेलेक्चुअल है, काफी दिमाग वाले हैं, तो ये लोग कुछ नहीं करते, ये लोग जस्ट इन जनरल मतलब लड़ाई को मतलब पहले हैंड टू हैंड कॉम्बैट होता है, और फिर दोनों के दोनों एक साथ गोल गोल घूमते हुए जनरली बात करते हैं एक फिलोसफी के बारे में, और पूरी की पूरी फाइट को सुलटा देते हैं। और आखिर में जो बॉडी वाला विजन यानी कि नॉर्मल विजन, अब बेसिकली ये दिखाया गया है कि वांडा इस हेक्स के अंदर विजन को क्रिएट करती है, यानी कि ये रियल विजन नहीं है। दिखाया गया कि व्हाइट विजन जो है वो असली वाला विजन है, इसे फिर से रिबिल्ड किया गया था एंटी विजन को, और बेसिकली जो अंदर हेक्स के अंदर वाला विजन है यानी कि जिसे वांडा ने क्रिएट किया था, वो उसे वापस उसकी मेमोरीज वापस दे देता है, लेकिन उसके जो इमोशंस रहते हैं वो उसके पास वापस नहीं आते, इसलिए वो चला जाता है। व्हाइट विजन का जो कैरेक्टर था, मुझे एक चीज वियर्ड इसमें ये लगा कि एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में फाइनली जब सब मर जाते हैं तो कैप्टन को इतनी सी भी फील नहीं है कि चलो यार उसकी बॉडी को लेकर मैं चले जाता हूँ, मतलब छोड़ के आ गए थे उसको।
ये राज भी उसी के साथ चला गया। एक स्पॉइलर जिसके बारे में हमने सोचा था कि बहुत ही मजेदार रहेगा, फिर मार्वल वालों ने फिर से हमें चूना लगा दिया, मतलब सिर्फ हमें नहीं पूरी फैंस को चूना लगा दिया, वो था इवान पीटर्स का क्विक सिल्वर। हमें लगा था कि अब एक्समैन का एक इंट्रोडक्शन हो गया क्विक सिल्वर के आने से, और फाइनली उन्होंने एक लास्ट एपिसोड में बोला कि इसका नाम रैल्फ बोनर है। बहुत ही घटिया जोक मारा, लेकिन एटलीस्ट कम से उन्होंने जो भी था मतलब नॉर्मल कहानी कर दी उसे वापस। एक्टर को लेके आया जो बेसिकली क्विक सिल्वर का ही रोल प्ले करता है एक्समैन में, और अब जब एक्समैन खत्म हो चुकी है तो यहाँ पे वांडा विजन में उसी एक्टर को लेके आना, उसी कैरेक्टर को प्ले करने के लिए जो एमसीयू में, और उसके बाद ये पता चलना कि नहीं वो बस एक नॉर्मल आदमी है जिसको वो आगाथा जो है, यानी कि हमारी जो मेन विलन है इस सीरीज की, वो कंट्रोल कर रही थी एज अ क्विक सिल्वर, और ये असली में बस एक एक्टर है, कोई मतलब रियल, मतलब एक रियल आदमी है, कोई म्यूटेंट वगैरह नहीं है। तो मुझे लगा यार ये क्या, मतलब इसको क्यों कास्ट किए थे, मतलब ये तो फैन फेवरेट है। मतलब अगर एक्समैन अगर किसी ने देखी होगी, जितनी भी सीरीज है, उसमें सबसे बेस्ट कैरेक्टर क्विक सिल्वर का रहा है, क्योंकि उसके ही सबसे बेस्ट सीन्स रहते हैं। तो इसमें उसे लेके आना और उसके बाद उसे पूरी तरीके से वेस्ट कर देना, वो थोड़ा सा अजीब लगा। लेकिन मेरे ख्याल से एज अ फ्लो स्टोरी जो थी वो बेसिकली एक्समैन को इसमें लेके आने की नहीं थी, बल्कि ये दिखाने की थी कि वांडा जो है उसकी स्टोरी कैसे, मतलब द ब्लिप जो होता है, इसे मतलब वो थैनोस के स्नैप को ब्लिप बोला गया है इसमें, तो ब्लिप के बाद की जो स्टोरी है वो कैसी है। उसका स्नैप नहीं है, वो हल्क के स्नैप को बोला। जो भी है यार, एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होती है और इसका नाम है मोनिका रैम्बो। रैम्बो यानी कि वो रैम्बो 1 2 3 नहीं, यानी कि रेनबो। रेनबो तो क्या बोलते नहीं पता, मोनिका बोलते हैं उसे बस। बेसिकली वो जो है वो एक बहुत ही अच्छी मैं कहूँगा कैप्टन है, उसे कैप्टन रैम्बो ही बोला जाता है इसमें। और वो बहुत ही अच्छी मतलब इंसान है अगर मैं सोचूंगा, क्योंकि वो हर बार मतलब वांडा को बचाने की कोशिश करती रहती है। वो हर बार ये सोचती है कि मतलब लोगों के बीच में जो तनाव बन रहा है, कि मतलब स्वॉर्ड जो है मतलब एक शील्ड का काउंटर पार्ट है, वो बेसिकली जो आउटर एलियंस वगैरह हैं उन सब से डील करता है, और शील्ड जो था वो धरती पे मतलब जितने चीजों का था उनको उनके साथ में डील करता था। तो स्वॉर्ड और जो वांडा है यानी कि स्कारलेट विच, उसके साथ में जो वो रहती है बैंटर होता रहता है, तो इसे मतलब कंट्रोल करने की कोशिश करती रहती है, वांडा को बचाने की कोशिश करती रहती है बेसिकली। तो फ्रेम ना हो जाए कि ये विलन है ये वांडा, या फिर ऐसा कुछ ना हो। तो बेसिकली और वो यहाँ तक कि उसके पास पावर्स आ जाती है सीरीज में, जो कि कमाल का था। और अपार्ट फ्रॉम दैट जब पावर्स आ जाती है तो उसका सही इस्तेमाल करती है, उसका गलत इस्तेमाल नहीं करती। इवन उसके जो बच्चे रहते हैं वांडा के, उन्हें बचाने की कोशिश करती रहती है। तो ये काफी एक बहुत अच्छा लगा। वांडा के बच्चों का नाम ले लिया तो हाँ चलो, उसमें वांडा के बच्चे भी है, मतलब ये थोड़ा सा वियर्ड लगा, एक रोबोट और एक ये औरत, थोड़ा मतलब चलो छोड़े, बायोलॉजी की बात नहीं करते हम। तो एक ऑब्वियस ही बात है कि वांडा ने उन्हें खुद ही अपना अपने हेक्स के मैजिक से क्रिएट किया था, और ये भी म्यूटेंट्स की तरह थे, मतलब क्योंकि अभी इनबॉर्न इनके पास पावर्स है तो इन्हें म्यूटेंट्स कह सकते हैं हम लोग। इनका नाम था विकन एंड स्पीड, मतलब कॉमिक्स में इन्हें विकन एंड स्पीड कहा जाता है, यहाँ पे टॉम और बिली एक्चुअली में इनका नाम रहता है। और फ्यूचर रेफरेंसेस में ये भी कहा गया कि अब ये आने वाले मूवीज यानी कि यंग एवेंजर्स अगर कभी बनी तो शायद तक ये लोग हो सकते हैं, तो क्या पता आ ही जाए। और भी सपोर्टिंग कैरेक्टर्स जैसे डार्सी, जिमी, और क्या बोलते हैं अपना जो मेन विलन, विलन तो नहीं कह सकते, वो बहुत अच्छा आदमी है क्योंकि वो बेसिकली अपना काम कर रहा है, पर वो लास्ट में बच्चों के ऊपर गोली भी चलाता है, तो उसे विलन कह सकते हैं। जो टाइलर हेवर्ट, क्या क्या तो नाम था, हाँ शायद यही नाम था। तो ये बेसिकली जो है ये बंदा मतलब बहुत ही, इसका शुरू से ही लेकर अगर लास्ट एपिसोड तक देखे तो एक मतलब जो इरिटेटिंग जो नहीं कह सकते कैरेक्टर वो है। मतलब इसको देख के दिमाग खराब हो जाता है कि दो झापड़ा मारो घुमा के, ऐसा टाइप का लगता है। और बहुत ही अच्छा एक्टिंग की है जो उनको पोर्ट्रे करते हैं इस कैरेक्टर को। अपार्ट फ्रॉम दैट जो मेन विलन है हमारी यानी कि आगाथा हार्कनेस जो है वो कॉमिक से ही है, और वो एक्चुअली में कॉमिक में विलन नहीं है। जो इस सीरीज में है, इस सीरीज में उसे मतलब विलन के रूप में दिखाया गया है, और वांडा उसे हरा देती है, फाइनली वो स्कारलेट विच बन जाती है। और ये भी दिखाया गया है कि आगे चल के मतलब वो डार्क होल्ड यानी कि एक बुक थी जो एजेंट्स ऑफ शील्ड में दिखाया गया था, उसका इस्तेमाल करती है इसमें। ऐसा दिखाया गया है कि स्कारलेट विच अब डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में आएगी, तो ऐसा हो सकता है कि वो एज अ विलन के रूप में इस फिल्म में आए। और मैं चाहूंगा कि वो विलन के रूप में, क्योंकि वो काफी ताकतवर है और ऊपर से मतलब काफी डेंजरस भी है, क्योंकि इस जो सीरीज है इसमें ये दिखाया गया कि हाँ वो एक विलन है, क्योंकि वो बहुत सारे लोगों को बांध के रखी रहती है हेक्स के अंदर उनके विल के अगेंस्ट। तो एक तरीके से कह सकते हैं हाँ वो एक विलन ही है। सबसे अच्छी बात ये रहती है कि वो स्टोरी को हमेशा एक अच्छे खासे फ्लो में लगाते हैं, और कई बार हम फैंस ऐसा सोचने लगते हैं कि इसके बाद ये हो सकता है, मल्टीपल थ्योरीज को लेकर आना हमारा एक आदत बन जाता है, क्योंकि हम इतने दीवाने हो चुके हैं मार्वल कॉमिक्स से कि
हर चीज में कुछ ना कुछ थ्योरी सोचते ही रहते हैं। पर मार्वल कभी ऐसा नहीं करता, वो सही टाइम पे सही स्टोरी को लेके आता है। जैसे जब हम स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम देख रहे थे तब हमने सोचा मल्टीवर्स के बारे में कुछ कहा गया, आखिर में पता चला सब नौटंकी था, कुछ ऐसा कुछ नहीं था। सेम इस मूवी में भी हमें कई सारी चीजों के, मेफिस्टो के बारे में सोचा, एक्समैन के बारे में सोचा, डॉक्टर स्ट्रेंज के आने के बारे में सोचा, बहुत सारी चीजें सोची, फिर से मल्टीवर्स के बारे में सोचा, फिर से ऐसा कुछ नहीं हुआ। सही वक्त आने पर जरूर ये लोग लेके आएंगे, ये तो हम लोग उम्मीद कर सकते हैं। तो अब यही कहा जा सकता है कि वांडा विजन जो है, हाँ वो मार्वल की बेस्ट सीरीज नहीं है, क्योंकि मार्वल की जो बेस्ट सीरीज है वो तो एक ही है और हम सब जानते हैं वो कौन सी सीरीज है मेरे हिसाब से। अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज है, बेस्ट नहीं पर इंटरेस्टिंग सीरीज है और बहुत ही मतलब यूनिक टाइप की है। मार्वल की तरफ से काफी यूनिक स्टोरी हमें दी गई है, तो मेरे ख्याल से इसे मतलब सबको देखना चाहिए बिल्कुल। अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे ख्याल से ये जो सीरीज है ये पर्टिकुलरली अब एमसीयू से जुड़ी हुई है, मतलब बेसिकली जो फिल्म्स के साथ में इसका कनेक्शन है, क्योंकि इससे पहले भी और बहुत सारी सीरीज आई हैं एबीसी में अगर देखें या फिर नेटफ्लिक्स पे देखें तो बहुत सारी ऐसी सीरीज थी। मेरे ख्याल से एजेंट कार्टर को अगर हम छोड़ दें, क्योंकि एजेंट कार्टर में जो एडविन जार्विस का रोल जिसने किया था वो फिल्म में भी था, एवेंजर्स एंड गेम में भी थे। और अब मेरे ख्याल से कह सकते हैं कि एजेंट कार्टर जो है वो पर्टिकुलरली एमसीयू का ही स्टोरी है। पर अगर और बाकी सब सीरीज को देखें जैसे एजेंट्स ऑफ शील्ड या फिर रनअवेज, डेयरडेविल, जेसिका जोन्स, लूक केज, आयरन फिस्ट, पनिशर, तो ये सारी की सारी मेरे ख्याल से अब नॉन कैनन है। अब जिन लोगों ने ये सीरीज देखी अपना टाइम इस पे दिया वो लोग सोचेंगे कि यार ये तो बर्बाद हो गया, क्योंकि आगे चल के ये कभी कनेक्ट ही नहीं होने वाले हैं एमसीयू के साथ में। वांडा विजन जो है वो पर्टिकुलरली टाई इन करती है बाकी सब फिल्मों के साथ में और बाकी सब जो आगे आने वाले एमसीयू है यानी कि फेज 4 के साथ में, तो वो काफी अच्छा रहेगा। अब मैं ये कहूंगा कि वांडा विजन एक बहुत अच्छा स्टार्ट है फेज 4 के लिए, क्योंकि अब ये एक यूनिक तरीके से स्टार्ट हुआ है और ये कैसे जाएगा ये देखने लायक होगा। इसी के साथ इस वीडियो को करते यहीं पे एंड। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और मेरे भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। काम की बात हुई जी। नमस्कार। नमस्कार।